गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। तो बच्चों देखो, आप पिछली क्लास में आपको जो चैप्टर पढ़ाया था वो कौन सा था? नो मैन आर फॉरेन। कोई आदमी इस दुनिया में विदेशी नहीं है, सब अपने ही हैं। तो वो जो पोयम थी, उस पोयम का बच्चों जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? जेम्स किरकप ने उस कविता को लिखा था और उसका मतलब जो उसका थीम या सेंट्रल आइडिया आपको मैंने बताया था क्या? वर्ल्ड फ्रेटर्निटी। यानी उस कविता के माध्यम से द पोएट वांटेड टू कन्वे द मैसेज ऑफ वर्ल्ड फ्रेटर्निटी यानी वर्ल्ड ब्रदरहुड। अर्थात जो कवि है वो उस कविता के माध्यम से आपको विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहता था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन। आज बच्चों हम आगे वाला पार्ट शुरू करेंगे। द नेम ऑफ द लेसन इज पैकिंग। पैकिंग बच्चों पार्ट का नाम है। और ये जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? ये बच्चों चैप्टर लिखा गया है जेरोम के जेरोम। ये बच्चों अंग्रेजी में इस प्रकार की बीमारियां होती है, करो एंड करो भी एक। तो जेरोम और क्या देखो, जेरोम फिर के फिर जेरोम। देखो बच्चों ये नाम JEROME, फिर लगाओ के, फिर रिपीट कर दो JEROM जेरोम। दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द लेसन। जो दिया हुआ पार्ट है बच्चों, जो आलोच्य पाठ है, उसके लेखक का नाम है जेरोम के जेरोम। ठीक है। तो अंग्रेजी में ऐसा होता है बच्चों, अपन एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक राइटर आता है बार बार क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो का मतलब एक क्रो या दो क्रो? तो उसमें दो क्रो है, वो चीज अलग है। लेकिन मैं तो ये चीज आपको इसलिए बताई कि जैसे क्रो एंड क्रो दोबारा रिपीट हो रहा है इन द सेम वे, जेरोम के जेरोम। दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द गिवन लेसन। जो बच्चों आलोच्य पाठ है उसका लेखक ये है। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 82। देखो बच्चों, पैकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप कहीं जाते हैं, कोई पार्टी मनाने जाते हैं, कोई पिकनिक वगैरह, जिसे आप हिंदी में कहते हैं वनभोज अथवा गोठ। तो वनभोज या गोठ मनाने के लिए जब आप जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किसी ट्रिप के ऊपर आप जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? यू हैव टू पैक योर लगेज। आपको अपना लगेज पैक करना पड़ता है। ठीक है। ये देखो बच्चों लगेज। ठीक है। एक शब्द आता है बैग एंड बगेज, ध्यान देना, बैग एंड बगेज, BAGGAG। ठीक है। अब देखो आप, ये जो बच्चों बैग एंड बगेज है, ये प्रश्न यूं पूछा जाता है। देखो जैसे मैंने कहा ही लेफ्ट जयपुर, वह जयपुर को छोड़ के चला गया विद, ठीक है, बैग एंड बगेज। ऐसा सेंटेंस आपको दिया गया और आपको कहा गया कि बच्चों इस वाक्य को शुद्ध करो। जरा ध्यान देना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ही लेफ्ट जयपुर, वह जयपुर छोड़कर चला गया विद बैग एंड बगेज का मतलब होता है अपने सारे साजो सामान के साथ, अपना बोरी बिस्तर गोड़ करके वह जयपुर छोड़ के चला गया। तो बच्चों बैग एंड बगेज यानी होता है अपना बोरी बिस्तर। अब ये वाक्य आपको प्रथम दृष्टया शुद्ध प्रतीत हो रहा है। दिस सेंटेंस सिम्स टू बी करेक्ट एट ए ग्लांस। पहली नजर में ये वाक्य आपको शुद्ध दिखाई दे रहा है, शुद्ध लग रहा है, लेकिन बच्चों असल में ये वाक्य शुद्ध है नहीं। वजह उसकी क्या है? ये शब्द है ना बच्चों बैग एंड बगेज, ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब है बच्चों। आप जानते हो बैग एंड बगेज 3 शब्द हैं। देयर आर 3 वर्ड्स। इसका मतलब दिस इज नॉट ए बर्ड बट दिस इज ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ये शब्दों का समूह है। एंड यू वेरी वेल नो दैट, और आप अच्छी तरह जानते हो, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब, एक ऐसा शब्द समूह जिसमें क्रिया ना हो, या एक क्रिया रहित शब्द समूह जो होता है बच्चों, उसको आप फ्रेज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेज। अब जानते हो ये एडवर्ब का काम कर रहा है तो आप इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। अब बात बच्चों ये है कि ही लेफ्ट जयपुर, वो जयपुर छोड़ के चला गया। ठीक है, वो जयपुर छोड़ के चला गया। जैसे बच्चों मैं आपको कहता हूं, जैसे मैंने आपको कहा ही रॉट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ठीक है। अब आगे मैं कहता हूं कि काफी अच्छा लिखा, बहुत ही ढंग से लिखा, तो हम कहेंगे ही रोट ए लेटर ब्यूटीफुली। क्या कहा बच्चों मैंने? ही, देन दो वही सेंटेंस, ही यह दे दिया हमने, रोट सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। अब आएगा ब्यूटीफुली। उसने एक पत्र लिखा बहुत ही नफासत से, उसने एक पत्र लिखा बहुत ही नफासत से। अब बच्चों दोनों सेंटेंसेस को आप कंपेयर करो।
आपने क्या देखा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, और बच्चों एडवर्ब के पहले क्या नहीं आ रहा, कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा। ऐसे तो नहीं आ रहा ना, ही रोट ए लेटर विद ब्यूटीफुली, ऑफ ब्यूटीफुली, ऑन ब्यूटीफुली, इन ब्यूटीफुली, ऐसा नहीं आ रहा ना। तो समझाना मुझे यह है कि ऑब्जेक्ट के बाद यदि किसी एडवर्ब का प्रयोग किया गया है तो उससे पहले प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, इसलिए बच्चों विद नहीं आएगा। अब बोल के देखो, अब आप कहोगे ही लेफ्ट जयपुर बैग एंड बगेज। अब आप कहोगे सर वो पहले वाला ज्यादा सही लग रहा था। लगना और बात है और होना दूसरी बात है। मुख सुख की दृष्टि से पहले वाला आपको सही प्रतीत हो रहा था, क्योंकि आप किसी भी वाक्य का अनुवाद हिंदी के बेस पर करते हैं कि साहब वह अपना बोरी बिस्तर के साथ चला गया, अपना बोरी बिस्तर लेकर के चला गया, उसके साथ चला गया, तो विद आपको सही जच रहा है, ये मुझे भी सही जच रहा है। लेकिन जचना एक बात है और सही होना दूसरी बात है। यहां बच्चों विद हटेगा 100% हटेगा, ठीक है, 100% हटेगा, तो आप उसको ध्यान रखना चाहिए, ही लेफ्ट जयपुर बैग एंड बगेज। तो बच्चों आपको समझा रहे थे, एक लगेज होता है, एक बगेज होता है। ये कौन से नाउन होते हैं, ये बच्चों इनमें एस नहीं जुड़ता है। आप लगेज को लगेजेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। अनकाउंटेबल जो होते हैं उनको कभी प्लूरल में नहीं बदला जा सकता। ये सामान है, सामान का सामान वो नहीं होता है। बहुत सारा सामान है तो भी वो सामान ही कहलाएगा। तो आप उसको क्या कह सकते हो, ये जो सामान है बच्चों एक प्रकार का मटेरियल नाउन है, ठीक है। और जो मटेरियल नाउन होता है उसको आप बदल नहीं सकते, किसी में प्लूरल में नहीं बदल सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ठीक है। और बच्चों मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो इनको आप क्या है कि 3 प्रकार के नाउन है, जरा ध्यान दो। एक तो एम है, ए है, पी है। एम यानी होता है मटेरियल नाउन, जैसे मैंने कहा सोना। अब आप ये थोड़ी कहो कि 1 सोना दो और 4 सोना दो, जैसे पानी, 1 पानी के 4 पानी, ऐसे नहीं होता है। तो इसका मतलब मटेरियल नाउन कैन नेवर बी चेंज्ड इनटू इट्स प्लूरल फॉर्म इन द सेम वे। ठीक उसी प्रकार से ए मानी होता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। प्यार, नफरत, मैं तुमको एक प्यार करता हूं, तुम मुझको 4 नफरत करते हो, ये जस्ती नहीं है बात। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, दे कैन आल्सो नेवर बी चेंज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म। एक है बच्चों पी मानी क्या होता है प्रॉपर नाउन, ये किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे गांधी जी, ठीक है, एक है। अब 4-5 गांधी जी थोड़ी है। जैसे राम आ रहा है तो अपन कहेंगे रामो आ रहे हैं, सीते आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि एक व्यक्ति का नाम होता है, वह हमेशा एक वचन होता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जयपुर का जयपुर नहीं कर सकते हैं आप, गंगा का गंगाएं नहीं कर सकते, जमुना का जमुनाएं नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स आल्सो कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू देयर प्लूरल फॉर्म। क्लियर है बात। तो बच्चों बात बता रहे थे आपको हम पैकिंग के बारे में कि क्या होता है कि जब भी आप किसी ट्रिप के ऊपर जाते हैं, ट्रिप माने छोटी यात्रा होती है, ठीक है बच्चों। एक जर्नी होती है, बड़ी यात्रा, सफर, और जब आप यात्रा करते हो तो उसको कहते हैं आप ट्रेवलिंग। और छोटी मोटी यात्रा पर जाते हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप कहते हैं। कोई ज्यादा थोड़ा दूर जाते हैं, टूर वगैरह, ट्रिप होता है, टूर होता है, ठीक है, पर्यटन बोलते हैं उसको। एक है आपके, मैंने बताया आपको जर्नी है। अब बात में यहां छोटी सी ट्रिप की कर रहा हूं। ट्रिप का मतलब होता है छोटी, तो कोई आसपास ही जो आप जाते हो, किलोमीटर 2 किलोमीटर ही जाते हो, तो आप उसको ट्रिप कहते हैं। अब बात यह है कि आपको किसी ट्रिप के ऊपर जाना है, तो बिफोर गोइंग, जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पैक। आपको बच्चों पैक करना पड़ेगा क्या, योर लगेज। यू विल हैव टू पैक योर लगेज। तुमको अपना लगेज माने अपना सामान, अपना साजो सामान या अपने बोरी बिस्तर क्या करने पड़ेंगे, पैक करने पड़ेंगे। ये बच्चों पैकिंग है। अब पैकिंग के बारे में आप देखो, पहला सेंटेंस क्या है, बिफोर यू रीड, उससे पहले कि तुम पढ़ो, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स। पहला सवाल, डू यू लाइक, ध्यान दो बच्चे, लाइक एक वर्ब है, और लाइक यानी जानते हो क्या होता है, पसंद करना। अगर मान लो यहां सब्जेक्ट आ रहा है और यहां बच्चों कोई वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब, तो उसमें आपको आईएनजी जरूर लगाना चाहिए। लाइक के बाद में बच्चों आईएनजी भी आता है और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आती है। कैसे, आई वुड लाइक टू गो नाउ, आई वुड लाइक टू गो नाउ। मैंने ऐसे नहीं कहा कि आई वुड लाइक गोइंग नाउ, तो आई वुड लाइक टू ऐसे बोला जाता है। आई वुड लाइक टू रीड ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल को पढ़ना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू गो नाउ, अब मैं जाना चाहूंगा। तो बच्चों आप इस बात को समझो कि जब भी एक शब्द आता है वुड लाइक, क्या आता है, वुड लाइक, तो इसके बाद आपको टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। और वैसे बच्चों लाइक के बाद में क्या होता है,
की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आता है। कैसे? जैसे मैंने कहा जी ऑल स्टूडेंट्स लाइक स्विमिंग। ऐसे नहीं कहा मैंने कि ऑल स्टूडेंट्स लाइक टू स्विम, कहा तो जा सकता था, पर हम कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स लाइक स्विमिंग। डू यू लाइक स्विमिंग? क्या तुमको स्विमिंग पसंद है? तो स्विम में क्या जोड़ा मैंने? आईएनजी जोड़ा। उसी तरीके से मैं कहता हूं बच्चों डू यू लाइक गोइंग? क्या तुमको पसंद है गोइंग ऑन ट्रिप? डू यू लाइक टू गो ऑन ट्रिप्स? क्या तुमको ट्रिप्स के ऊपर जाना या घूमने जाना पसंद होता है? डू यू लाइक, देखो बच्चों क्या लिखा, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स। ये गोइंग क्या बच्चों? जिरंड है। जिरंड एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका अनुवाद जब करोगे तो ना बोलोगे लास्ट में, क्या आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है? क्या आपको घूमने जाना पसंद है? क्या आपको दौरे पर जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? किस प्रकार के ट्रिप्स तुमको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? देखो एंजॉय यानी क्या होता है? आनंद लेना। यहां भी बच्चों एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपको समझानी है मुझे। देखो एक शब्द है बच्चों मच, ठीक है? इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? यह बच्चों पॉजिटिव डिग्री, PD। अब ये इसका कंपेरेटिव डिग्री है मोर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, ठीक है? अब बच्चों होता क्या है ये जो मच मोर मोस्ट है ना, तो ये दोनों काम करते हैं बच्चों। ये दोनों का मतलब ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, ये एडजेक्टिव की भी है और साथ ही साथ ये एडवर्ब की भी है, ठीक है? तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखो कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। ये आपको पढ़ाया गया है अब तक। नई बात बच्चों पढ़ो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ये पढ़ो बच्चों अब। फर्क क्या है? एक ही बात को दो बार कहा मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है, ये पढ़ा आपने अब तक। और बच्चों सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कदापि नहीं होता, ये पढ़ो अब। फिर भी सेंटेंस हजम नहीं हुआ होगा, बिकॉज देयर सीम्स ए कंट्रास्ट इन माई ओन सेइंग। मेरे खुद के कथन में बच्चों आपको विरोधाभास लग रहा है। अंतर बच्चों यह है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की है तो द का प्रयोग अवश्य होगा, और सुपरलेटिव डिग्री यदि एडवर्ब की है तो कभी नहीं होगा। रिमेंबर बच्चों ये बात हमेशा याद रखो। ए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, अगर बच्चों एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट शैल ऑलवेज बी प्रेसिडेड, दैट शैल ऑलवेज बी प्रेसिडेड बाय डेफिनेट आर्टिकल द। उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द जरूर आएगा। लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री किसकी है? एडवर्ब की है तो नहीं आएगा। उदाहरण देता हूं आपको, शी रैन, वह दौड़ी, फास्टर फास्ट फास्टर, और बच्चों फास्टेस्ट। अब देखो ये वर्ब है ना, कैसे दौड़ी? सबसे तेज दौड़ी। तो रन वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए बच्चों ये एडवर्ब हुआ कि नहीं? ये सुपरलेटिव डिग्री एडवर्ब की है, इसलिए इसके पहले क्या नहीं आएगा? फास्टेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री बेशक है, परंतु एडजेक्टिव की नहीं, एडवर्ब की है इस सेंटेंस में, इसलिए उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? तो बच्चों यहां बताया गया है, आपके एक सेंटेंस पूछा गया है कि विच काइंड ऑफ या विच टाइप ऑफ ट्रिप्स डू यू लाइक मोस्ट? तुमको किस प्रकार के ट्रिप्स सबसे ज्यादा पसंद हैं? देखो विच या वाट एक ही बात है, वाट भी आ सकता है, विच भी आ सकता है। वाट काइंड्स ऑफ ट्रिप्स, वाट काइंड्स ऑफ ट्रिप्स डू यू लाइक द मोस्ट? ध्यान देना बच्चों, क्या है? व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ का मतलब क्या होता है? हाँ बच्चों यहां देखो ये गलती है, या एस का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स, तो क्या प्रकार के ट्रिप्स, यानी किस प्रकार के ट्रिप्स, किस तरह के ट्रिप्स? यू लाइक बच्चों प्रश्नवाचक है तो डू तो आ जाएगा। यू लाइक यानी तुम पसंद करते हो, द मोस्ट यानी होता है सर्वाधिक। अब बच्चों ये लाइक एक वर्ब है ना, ये वर्ब है, इस वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? मोस्ट। ये एडवर्ब है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए क्या नहीं आएगा? द नहीं आएगा। ध्यान देने वाली बात है।
तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू लाइक मोस्ट, यानी किस तरह के ट्रिप्स तुमको सर्वाधिक पसंद हैं, किस तरह के ट्रिप्स तुमको सर्वाधिक पसंद हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने क्या देखा आज की। तो बच्चों ये बात आपको समझाई गई है, तो ये बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों ये देखो सेंटेंस समझ में आ गया ना आपके कि डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स, अर्थात क्या तुम ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हो। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू इंजॉय, यहां बच्चों लाइक की जगह लिखा इंजॉय, यानी क्या होता है आनंद लेना। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू इंजॉय मोस्ट, यानी किस तरह के ट्रिप्स को आप सर्वाधिक इंजॉय करते हो। इंजॉय का मतलब लुत्फ उठाना, किस तरह के ट्रिप्स का आप सबसे ज्यादा मजा लेते हो, सबसे ज्यादा आनंद लेते हो या सबसे ज्यादा लुत्फ उठाते हो। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, बताओ तुझे कैसा लगता है। हाउ डू यू फील माने तुझे कैसा लगता है, माने तुम्हें कैसा लगता है। अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप, यह पूछा गया है कि अबाउट हैविंग टू पैक, हैविंग टू पैक इसका मतलब क्या है बच्चों। देखो हैविंग, हैव टू यानी क्या होता है कोई काम करना पड़ेगा, हैविंग टू पैक इसका मतलब यह बच्चों किसी भी ट्रिप के लिए सामान बांधना, किसी भी ट्रिप के लिए सामान बांधना, ठीक है, या बांधना पड़ना, बांधा जाना, किसी भी ट्रिप्स के लिए सामान को बांधा जाना, पैक किया जाना, आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या खराब लगता है। तो बच्चों पैकिंग का काम, ये चीज रख दी, टूथ ब्रश भूल गए, फला भूल गए, डीका भूल गए, तो जो ये काम है ना, है तो टेंशन का ही, किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। पर बात यह है कि हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप, अर्थात किसी ट्रिप के लिए पैकिंग करना आपको कैसा लगता है। हैव यू एवर डिस्कवर्ड, ध्यान दो बच्चों, ऐसे सेंटेंस मैंने कई बार समझाए हैं, ऐसे सेंटेंस हमेशा आते हैं। हैव यू एवर, ऐसा सेंटेंस बच्चों जिसमें हैव यू एवर आ जाता है, वो उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ऐसा सेंटेंस हमेशा किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का। हैव यू एवर बीन टू स्विट्जरलैंड, क्या तुम कभी स्विट्जरलैंड गए हो। हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है। हैव यू एवर डिस्कवर्ड, क्या तुमने कभी इस बात का पता लगाया है। हैव यू एवर डिस्कवर्ड, क्या तुमको कभी इस बात का पता लगाया ऑन अ ट्रिप दैट, अर्थात किसी ट्रिप के ऊपर क्या तुम्हें कभी इस बात का पता चला है कि यू हैव फॉरगॉटन टू पैक ए फ्यू थिंग्स, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी ट्रिप पर गए और तुमको ऐसा लगा दैट यू हैव फॉरगॉटन सम थिंग्स, कि कुछ चीजें तुम भूल गए हो। टू पैक यानी पैक करना, विच आर वेरी नीडफुल फॉर यू, जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जो बेहद आवश्यक है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी ट्रिप के ऊपर गए हो एंड यू रिमेंबर दैट, और आपको अचानक ऐसा याद आए कि यू हैव फॉरगॉटन सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें आप जो है पैक करना भूल गए हैं, विच आर वेरी एसेंशियल और विच आर वेरी नीडफुल फॉर यू, जिनकी आपको बेहद जरूरत है। देखो सेंटेंस क्या है, हैव यू एवर डिस्कवर्ड, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है ऑन अ ट्रिप माने किसी ट्रिप पर, दैट की यू हैव फॉरगॉटन टू पैक ए फ्यू थिंग्स, कि कुछ एक चीजों को तुमने पैक करना, मतलब कि तुम पैक करना भूल गए हो, है ना। यू वेरी मच नीड, जिनकी तुम्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और दैट, या कि यू कांट फाइंड देम इजीली, या कि वो चीजें तुमको इजीली मानी आसानी से
नहीं मिल पा रही है। डज दिस मेक यू एंग्री? क्या ये सारी बातें तुमको नाराज करती हैं? क्या फला फला चीज मुझे नहीं मिली है और बहुत जरूरी है, तो ऐसा सोच करके क्या तुम गुस्सा होते हो? और डज इट मेक यू लाफ एट योरसेल्फ? या फिर ये सब तुम्हें अपने आप पर हंसने के लिए बाध्य करती है, इसकी वजह से तुम खुद अपने आप पर हंसते हो? तो यहां है कि नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन, अब इस वर्णन को पढ़ो, ऑफ हाउ द ऑथर, कि कैसे लेखक एंड हिज फ्रेंड्स पैक। अब बच्चों इस विवरण को पढ़ो और ये जानो कि कैसे लेखक और उसके जो दोस्त हैं वो पैक करते हैं। तो बच्चों पहला सेंटेंस है आई सेड आई वुड पैक। पहला सेंटेंस है बच्चों आई सेड आई वुड पैक। पहला सेंटेंस है आई सेड आई वुड पैक, अर्थात मैंने कहा मैं पैक करूंगा। सेंटेंस है बच्चों आई सेड आई वुड पैक, अर्थात मैं पैक करूंगा। अब देखो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है जो आपको कंफ्यूज करता है, वो कंफ्यूजन बैठ देता हूं आपका। क्या है? देखो ये शब्द जो आई, फिर देखो कोमा और IRRD। अब इसको क्या पढ़ा जाए? तो बच्चों इसको दो चीजें पढ़ सकते हो आप। ये होता है आई हैड, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, और आई वुड इसको भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। परंतु बच्चों अगर ये हेड होता तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, तभी तो पास्ट परफेक्ट बनता, और वुड एक मॉडल है, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो बच्चों यहां लिखा है जी आई सेड, आई सेड दैट, ये अंडरस्टूड है, इसमें दैट बच्चों कई बार अंडरस्टूड होता है। आई सेड दैट, आई फिर लगा दिया डी और पैक। अब बच्चों आप क्या देख रहे हो, ये पैक है, पैक्ड नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसको क्या मानना पड़ेगा? वुड मानना पड़ेगा। अब देखो आई सेड दैट आई वुड पैक, अर्थात मैंने कहा कि मैं पैक करूंगा। तीन दोस्त है ये, तो ये क्या करते, लेखक जो है ना, ये अपने दोनों दोस्तों से क्या बोलता है? तीन दोस्त है, तो खुद लेखक है। देखो बच्चों ऑथर, खुद ऑथर है, इसका नाम तो आप जानते हो क्या लिखा हुआ है, जेरोम के जेरोम है इसका। तो इसका एक दोस्त हरी है, तो अंग्रेजी में कहेंगे उसको HARRIS, हैरिस। एक जॉर्ज है। ये तीन दोस्त है बच्चों, ठीक है। तो ये तीनों दोस्त क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं कि अपने को कहीं छोटी मोटी ट्रिप के ऊपर घूमने के लिए जाना है। तो इसने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, पैकिंग तो तुम छोड़ दो, पैकिंग मैं करूंगा। एक्चुअली ये क्या है कि लेखक ऐसा आदमी है कि अपने आप को होशियार समझता है और कहता है इस पूरी दुनिया में पैकिंग के मामले में मेरे से बड़ा धुरंधर कोई भी नहीं है, ऐसा कहता है। अपने दोस्तों को कहता है इस पूरी दुनिया में पैकिंग करने के मामले में मेरा कोई सानी नहीं है, इतना धुरंधर मैं हूं। एक्चुअली ये लेखक एक ऐसा आदमी है कि इसको बहुत बुरा लगता है जब ये तो काम करे, when he is engaged in some task, जब वह खुद किसी टास्क के अंदर इंगेज है, while others are free, जबकि दूसरे लोग फ्री हैं बच्चों। it irritates the writer so much, ये लेखक को बहुत ज्यादा चिढ़ाता है। इस बात से लेखक बहुत ज्यादा चिढ़ता है, उसको बुरा लगता है। तो उसने कहा सारा काम छोड़ दो, पैकिंग मैं करूंगा। एक्चुअली लेखक का आशय यह था कि पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं करूंगा, इनसे ही कराऊंगा, और मैं तो केवल सुपरविजन करूंगा, और ये गलतियां करेंगे मैं कहूंगा अरे यार नहीं सुनो, ये काम ऐसे कर रहे हो तुम, ये गलत कर रहे हो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मैं तो सिर्फ हुक्म दूंगा। अब बच्चों इसने जब शुरू में ये कह दिया कि आई सेड दैट आई वुड पैक, इसके मुंह से निकल गया कि साहब पैकिंग तो मैं करूंगा, तो द राइटर और द ऑथर वाज ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स, वह अपने स्वयं के शब्दों के जाल में फंस गया। तो दोस्तों ने कहा चल ठीक है यार, तू बहुत होशियार है, तो पैकिंग कर। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। आई, देखो बच्चों, आई रादर प्राइड ऑन माई पैकिंग। देखो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको इस सेंटेंस में समझनी है। ये रादर शब्द तो बच्चों बहुत ज्यादा आता है अंग्रेजी में, और बच्चे बहुत लेट तक इस बात को समझ नहीं पाते कि ये रादर होता क्या है। तो आई रादर प्राइड, तो बच्चों रादर का मतलब होता है कंपेरेटिवली। कंपेरेटिवली माने होता है अपेक्षाकृत, यानी मैं औरों की अपेक्षा, औरों की जैसे पर कहते हैं कि आज का दिन अपेक्षाकृत गर्म है, इसका मतलब यह हुआ कि कल की तुलना में गर्म है,
अपेक्षाकृत का मतलब होता है इन द कंपेरिजन ऑफ समथिंग, किसी की तुलना। तो बाकी लोगों की तुलना में क्या है बच्चों, आई रादर प्राइड। ये बच्चों प्राइड और प्राउड का फर्क समझो आप। एक तो प्राइड होता है, एक होता है प्राउड। जानते हो दोनों में क्या फर्क होता है? ये प्राइड बच्चों वर्ब है जिसका मतलब होता है घमंड करना। जैसे शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑफ हर ब्यूटी, माने वह अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व करती है। ये तो बच्चों प्राइड वाली बात हुई। अब बात आती है प्राउड। तो प्राउड कभी अकेला नहीं आता, अपने साथ ऑफ को लेके आता। जैसे आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, अर्थात आप इसका अनुवाद करते हो मुझे मेरे देश पर गर्व है। तो प्राउड का अनुवाद आपके हिसाब से क्या होगा? आपके हिसाब से प्राउड का मतलब होगा गर्व, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे मेरे देश पर गर्व, ये अनुवाद ही गलत है। सही अनुवाद होगा मैं अपने देश पर गर्वित हूं। तो बच्चों इसका मतलब होता है गर्व प्लस इत, समझे, गर्वित। तो ये बच्चों ये गर्वित हो गया या गर्वीला, गर्वित या गर्वीला, ये एडजेक्टिव है बच्चों। हम प्राउड, इसका मतलब मैं घमंडी हूं, या मैं गर्वीला हूं, या मैं गर्वित हूं। ऑफ माई कंट्री, ऑन माई कंट्री कभी नहीं होता। प्राउड ऑफ लेता अपने बाद ऑन नहीं लेता। बच्चे क्या करते हैं, आई एम प्राउड ऑन माई कंट्री, मुझे मेरे देश पर गर्व है। तो हिंदी के हिसाब से सही प्रतीत हो रहा है, लेकिन बच्चे ये वास्तव में सही नहीं है। तो ये फिक्स है, प्राउड अपने बाद ऑफ लेता है। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। ऐसे नहीं आई एम प्राउड ऑन यू, छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात। ये परीक्षाओं में भी आती है। तो वो जो प्राइड होता है, तो ये प्राइड जो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्राइड, प्राइडेड, प्राइडेड। अब बच्चों यहां देखो, ये तो सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है। अब बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट कहां है? आप इसमें कहोगे साहब इसमें ऑब्जेक्ट है माई पैकिंग, ये नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों। अगर ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ऑन का। अगर ये ऑन बीच में नहीं होता तब बच्चों ये सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध होता, आई प्राइड माई पैकिंग, तब तो ये वाक्य शुद्ध हो सकता था। लेकिन और ये बीच में क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तो इस जगह वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सब्जेक्ट है ना, इसका रिफ्लेक्सिव लगाओ। इसका रिफ्लेक्सिव REFLEXIVE कैसे बनता है? रिफ्लेक्सिव आई का बनेगा माई सेल्फ, ये बन गया साहब। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, अर्थात मुझे अपेक्षाकृत अपनी पैकिंग के ऊपर बेहद गर्व है, मुझे अपेक्षाकृत अपनी पैकिंग के ऊपर बहुत गर्व है। अब बच्चों आप ये पूछोगे कि सर ये तो बताओ कि रिफ्लेक्सिव का चक्कर क्या है? ये रिफ्लेक्सिव का चक्कर बच्चों बहुत सरल है, बताता हूं आपको रिफ्लेक्सिव का चक्कर क्या है। देखो पहली बात तो आप ऑब्जेक्ट पहचानना सीख जाओ। बच्चों ये सब्जेक्ट है, ध्यान देना, ये वर्ब है, और इसके ठीक बाद यदि कोई नाउन आ रहा है या कोई प्रोनाउन आ रहा तो वो ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। इसके बाद आ गई कोई प्रीपोजिशन और इसके बाद आ रहा क्या, कोई नाउन या प्रोनाउन, तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। होगा तो फिर वो प्रीपोजिशन का होगा, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। कैसे? जैसे आई, फिर दे दिया आपको लव, और फिर दे दिया आपको यू। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहां प्रॉब्लम है, देखना, आई गो टू जयपुर। अब देखो बच्चों टू आ गया ना बीच में, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले वाले सेंटेंस का पेशी वॉइस बनाया जा सकता है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले सेंटेंस का पेशी वॉइस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे यू आर लव्ड बाय मी, तुमको मेरे द्वारा प्रेम किया जाता है। आई लव यू माने मैं तुमको प्रेम करता हूं, तुमसे गलत होता है बच्चों, तुमसे नहीं, तुमको बोलना चाहिए, क्योंकि करता नहीं कर्म को। आप लोग क्या करते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो से का मतलब तो बच्चों होता है करता नहीं कर्म को करना से। जैसे पेन से लिखता हूं तो यहां से नहीं आएगा, क्या बोलना चाहिए, मैं तुमको या तुम्हें प्रेम करता हूं, और पेशी वॉइस क्या बनेगा, यू आर लव्ड बाय मी, अर्थात तुमको या तुम्हें मेरे द्वारा प्रेम किया जाता है। अब उधर देखो, आई गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाता हूं, और जयपुर को मेरे द्वारा जाया जाता है, ये बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा बच्चों? क्योंकि आप देख रहे हो गो के बाद में टू आ गया, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। और याद रखो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, दैट सेंटेंस कैन नेवर बी चेंज्ड इनटू इट्स पेशी वॉइस। ऐसे वाक्य को पेशी वॉइस में कभी नहीं बदला जा सकता है। तो पहली बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। जैसे बच्चों एक सेंटेंस होता है फ्लाई, देखो बर्ड्स, सुनना, फ्लाई इन द स्काई, पक्षी उड़ते हैं आकाश में, ये इन आ गया ना, ये बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन बच्चों देखो चिल्ड्रन फ्लाई, अब देखो फ्लाई द काइट्स,
इसमें नहीं आया, ये है। चिल्ड्रन फ्लाई द काइट्स, यानी बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो पेशेवज क्या बनेगा? तो बच्चों पेशेवज बहुत आसान है, काइट्स आर। अब बच्चों आप क्या करते हो? काइट्स आर फ्लाई फ्लू फ्लॉन होता है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। तो आप क्या करते हो? काइट्स आर फ्लॉन बाय चिल्ड्रन। बच्चों के द्वारा क्या होता है? पतंग उड़ाए जाते हैं। तो बच्चों आप समझो कि वर्ब के ठीक बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो दैट शैल बी कंसीडर्ड टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उसे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। एंड दैट सेंटेंस शैल ऑलवेज बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, ऐसे वाक्य का सदैव पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन यदि सेंटेंस में वर्ब के ठीक बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं बल्कि कोई प्रीपोजिशन आ रहा है और उस प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो वो बच्चों ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब का नहीं माना जाएगा। दैट शैल बी सपोज टू बी द ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। इस प्रकार के नाउन या प्रोनाउन को उस सेंटेंस के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाएगा, वर्ब का नहीं माना जाएगा। इसलिए उस सेंटेंस की जो क्रिया होगी या जो वर्ब होगी वो इंट्रांजिटिव, हिंदी में कहें तो अकर्मक क्रिया होगी। एंड दैट्स वाई, और इसी वजह से उस सेंटेंस का पेशी वॉइस में उसको नहीं बदला जा सकेगा। क्लियर हो गई ये बात? अब बात आती है रिफ्लेक्सिव की। तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव, ये भी समझ लो आप एक बार। कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। ध्यान दो, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे एक वर्ब दे रहा हूं आपको, इंजॉय। अब ध्यान देना, ये इंजॉय बच्चों दोनों प्रकार से काम करेगी। ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम भी करेगी और ये बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब का काम भी करेगी। कैसे? जैसे वी, ध्यान देना, इंजॉयड, वी इंजॉयड द पार्टी। बहुत अच्छा सेंटेंस है बच्चों, ध्यान लगाना इस बात के ऊपर। वी इंजॉयड द पार्टी, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? वी इंजॉयड द पार्टी, हमने पार्टी को इंजॉय किया। द पार्टी वॉज इंजॉयड बाई अस, पार्टी हमारे द्वारा इंजॉय की गई। अब दूसरा सेंटेंस देखना, अब कंफ्यूज हो गया आप। वी इंजॉयड, ठीक है, इन द पार्टी। अब बच्चों आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि यहां तो ये वर्ब के ठीक बाद आया था, ऑब्जेक्ट था, वर्ब के ठीक बाद मीन आ गया, ऑब्जेक्ट यहां आना चाहिए, ऑब्जेक्ट को वर्ब के ठीक बाद आना चाहिए। अब नहीं है तो क्या करोगे? ये जो वी है ना सब्जेक्ट, इसका रिफ्लेक्सिव लगाओ। क्या बनेगा? वी इंजॉयड अवर सेल्व्स, यानी हमने अपने आप को इंजॉय किया। कहां? इन द पार्टी, पार्टी में। वी इंजॉयड अवर सेल्व्स इन द पार्टी, अर्थात हमने अपने आप को पार्टी में इंजॉय किया। तो बच्चों आप क्या समझे? ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए, प्रीपोजिशन का नहीं। और यदि ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि प्रीपोजिशन आ रहा है तो वहां क्या करना पड़ेगा? वर्ब के ठीक बाद आपको सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव लगाना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब सब्जेक्ट के रिफ्लेक्सिव जो है क्या क्या होते हैं ये भी समझ लो। जैसे बच्चों सब्जेक्ट के स्थान पर है आई, क्या है? आई। और आपसे कहा जाएगा साहब ये आई इंजॉयड इन द पार्टी, तो आप क्या करोगे? आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी। तो आई का क्या बनाया आपने? माई सेल्फ बनाया बच्चों, माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है। और सुनो देखो, वी, तो देखो बच्चों आई का क्या निकाला? पहले तो आपने माई पजेजिव और उसमें सेल्फ जोड़ दिया, कोई समस्या? अब देखना वी में भी क्या करो? पजेजिव लाओ, ये आ गया अवर। अब इसमें बच्चों सेल्फ नहीं सेल्व्स जोड़ो, क्योंकि ये एक वचन है, ये बहुवचन है। आई सिंगुलर है इसलिए सेल्फ जुड़ेगा, और वी प्लूरल है इसलिए उसमें क्या जुड़ेगा? सेल्व्स। अब जरा बच्चों यू में देखो, ये यू क्या है? ये यू बच्चों सिंगुलर भी है, ये प्लूरल भी है, इसलिए योर सेल्फ भी सही है और योर सेल्व्स ये भी सही है। कैसे? जैसे बच्चों आपने मुझे कहा तो मैं तो एक हूं, तो आप ये कहोगे यू इंजॉयड योर सेल्फ इन द पार्टी। मैं आपको कहूंगा यू इंजॉयड योर सेल्व्स इन द पार्टी। क्लियर हो गई ये बात? अब बच्चों यहां दो में तो क्या हुआ? देखो ये तो फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। तो यहां तो आपने कुछ नहीं किया, पहले पजेजिव बार निकाला, जैसे आई का तो निकाली आपने माई, और पजेजिव में आपने क्या जोड़ा बच्चों? या तो सेल्फ जोड़ा, और अगर प्लूरल है तो आपने सेल्व्स जोड़ा। इतना ही किया।
लेकिन बच्चों थर्ड पर्सन में कुछ मामला अलग है। जैसे मान लो ही है, तो ही का क्या करोगे बच्चों, हिज नहीं निकालोगे बल्कि यह हिम निकालोगे, यानी ऑब्जेक्ट आएगा। यहां तो क्या आया था, पॉजिटिव आया था, और यह आएगा ऑब्जेक्ट इस वाले में। ठीक है, तो ही का हिम हो गया। अब में क्या करो, सेल्फ जोड़ दो, सिंगुलर है तो। शी का क्या बनेगा, हर, ऑब्जेक्ट, तो ये लगा दिया सेल्फ, ही शी। इट में क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा, इट, ये लगा दिया इट सेल्फ। और दे में क्या है, दे बच्चों प्लूरल है ना, तो देम, सेल्फ नहीं, SELVES, सेल्व्स, जानते हो। तो इस तरीके से बच्चों ये बनते हैं। और आप ये भी देखते हो कि जो एफ है ना, एफ, इसका जब प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल, तो एफ को बच्चों आप किस में बदल देते हो, वी में बदल देते हो। जैसे नाइफ, तो प्लूरल क्या बनाओगे, नाइव्स, नाइफ का क्या बनाओगे, नाइव्स बनाओगे। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में।